सूरत किस मकाम पर है, इस बारे में बहुतात हो चुकी है, मुख्तलिफ बातें हो चुकी हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो चुके हैं, लेकिन इस हफ्ते में जो डेवलपमेंट IMF के हवाले से हुई है उसके बाद कुछ आदादो शुमार बेहतर ज़रूर हुए हैं। अब ये आदादो शुमार में बेहतरी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, आज के हम आवाज़ में अवाम के साथ साथ मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो रिसेंट डेवलपमेंट है उनको वो कैसा देखते हैं। हम आवाज़ में खुशामदीद। यंगस्टर साथ मौजूद हैं, जो हालिया डेवलपमेंट हुई है उनके बारे में इनकी क्या राय है वो हम आपके सामने रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे बताइए, गालिबन आप पढ़ते ही हैं। मैं जॉब भी करता हूँ। अच्छा, जॉब भी करते हैं, तो सर जॉब करने वाला तबका बड़ा हार्ड वर्किंग है, टैक्स दे रहा है जी। बजट भी आ गया और अब खुशी की खबर यह है कि IMF ने पैसे भी दे दिए हैं, पहली ट्रांच आ गई। तो ज़रा इस पर कॉमेंट करें ना, मईशत हमारी कैसी आपको लगती है? मईशत का हाल वही है, कोई नहीं, महंगाई तो वैसी ही है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक मिनिमम वेज क्या है, 40,000 25,000, उसमें क्या गुजारा होता है? बिजली का बिल ही 40,000 30,000 आ रहा है। IMF के कर्जे से हम लोग कब तक अपना मुल्क चलाएंगे? हमें चाहिए कि हम अपॉर्चुनिटीज़ दें अपने यंगस्टर्स को, एजुकेशन में पैसे लगाएं, बैरूनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए। IT सेक्टर खुला पड़ा है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। आप IT को वैसे काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन मज़ीद करने की ज़रूरत। लास्ट बजट में इसको प्रमोट किया गया, लेकिन वो इतना इनफ नहीं है। आपके पास टैलेंट बहुत ग्राउंड पे बहुत मौजूद है। आप कराची की बात करते हैं तो आपके बहुत टैलेंट मौजूद है जो ऊपर नहीं आ रहा, फ्री के कोर्सेज कर रहा है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट की आपको ज़रूरत है ताकि उनके अकाउंट्स क्रिएट किए जाएँ। बड़ी मायने खेज़ आप बात करें। मुझे आप ये बात बताइए, 3 यंगस्टर से पहले आंकड़ा, यहाँ से पढ़ के बाहर चले जाना है या रह के काम करना? पहले तो आप जवाब दें। नहीं, मोस्टली हमारे साथ ये हमारी तो यही कोशिश है कि हम यहाँ पे पढ़ें, डिग्री अपनी कंप्लीट करें और फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ही हम जॉब करें ताकि हमारा मुल्क आगे तरक्की करे। हमारा तो भी कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब जो मुल्क के हालात हैं उस सूरत के अंदर देख के अब बंदा मजबूर हो जाता है। ये जो IMF हमें जो भी कर्जे दे रहा है आजकल, आई डोंट सी एनी इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप गुलशन की हालत देखें, गुलशन पूरा बर्बाद हो चुका है। अब आप आगे देखें, रोड जितने बड़े हैं इनको दिख रहे हैं, वो और छोटे करते जा रहे हैं। डेवलपमेंट फंड हटके हैं, उन पे हम बात करेंगे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे। हमारे जैसे जितने भी कर्जे हमारे ऊपर और कर्जे चढ़ते जा रहे हैं और हमारे कोई सियासतदान कुछ नहीं स्पेशल कुछ कर भी नहीं। मेरी तो पूरी कोशिश है कि यहीं पे कारोबार इस्टेब्लिश किया जाए। IT सेक्टर से ताल्लुक़ है, कोशिश है यहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश किया जाए और अपने नौजवानों को मौका दिया जाए। मेरी तो अपनी यही ख्वाहिश है। और IMF के जो पैसे आ गए तो उससे अब सिस्टम चल सकता है, लेकिन नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म हम इसमें गुजारा कर सकते हैं। नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए, जैसे कर पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है जनाब। सर मैं तो पढ़ा लिखा तो नहीं अनपढ़ हूं, लेकिन सर वोट डालते हैं, शहर में रहते हैं, हालात को देख रहे हैं, मुआशी मामला कैसा देख रहे हैं सर? हालात बहुत बुरे हैं। अच्छा, जब तक ये 15-16 जमातें बैठी हुई, ये कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई है, हम बांग्लादेश इंडिया से बहुत पीछे चले गए हैं। इकोनॉमिकली हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है वाइंड अप किया जा रहेगा। गवर्नमेंट क्या सोच रही है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोच रही है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है इस वक्त, पॉजिटिव जवाब के आवाम को जवाब। लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर साहब हो, वजीर खजाना हो, प्राइम मिनिस्टर साहब तो बमा के दौल कहते हैं कि जी बड़ी मुश्किलों से IMF को मनाया है मैंने कि ये पैसे मैं लेकर आऊँ ताकि मईशत का पहिया चले। अब ये बताया ना, मांगने के लिए मनाया है उसको, डेवलपमेंट के लिए नहीं है। पहले डेवलपमेंट की एजेंसियां, अथॉरिटीज़ आती थी इस कंट्री के अंदर और अपने प्रोजेक्ट्स लाती थी, इन्वेस्टमेंट लाती थी। अब इस वक्त ज़ीरो लग रहेगा बिल्कुल कि कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट आने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय हम लोन भीग मतलब लोन लेंगे तो फिर महंगा पे करेंगे, इंटरेस्ट भी उसके हम लाजिम बात है। इस वक्त आप देखें, बैंक ने अपना रेट 22% बढ़ा दिया है। बाहर से ये लोग आ रहे हैं 3% के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट लेके, 3%, और यहाँ से 22% उन्हें मिलेगा। तो आपकी महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, आपके गारमेंट से रिलेटेड हो, आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो। तो आप देख रहे हैं इकोनॉमिकली हम बहुत पीछे चले गए हैं और ये मामलात ज्यादा देर इस तरीके से नहीं चलाए जा सकते, ये नहीं चल सकते हैं। ठीक हो गया, हमें बहुत पीछे कर दिया, इंटरनेशनली हम बहुत पीछे चले गए हैं। ठीक हो गया, अभी हमारा शहर सिर्फ कराची 176 शहरों के अंदर हम 169 पे आ गए। उन्होंने क्लियर कह दिया इंटरनेशनल कि कराची रहने की जगह नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक सीनियर सिटीजन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखा। रिटायरमेंट के साथ साथ काम भी कर रहे हैं, लेकिन मुतमईन नहीं है जो भी मामला है। अस्सलाम वालेकुम भाई, पहले तो ये बताएं काम क्या करते हैं? मैं ड्राइवर भाई। हालात कैसे हैं मईशत के? यार मईशत तो बेड़ा गर्क हुआ है मुल्क का। सर पैसे तो आ गए IMF से? पैसे आ गए, वो पैसे कौन से जो है ना गरीबों को मिल रहा है। अच्छा, वही अपने खजानों में जा रहे भाई, इन लोगों की बस की बात नहीं है। ये पुराने जितने भी साइंसदान है ये साइड पे हो जाए, कोई नहीं। मतलब आपने सियासतदानों को साइंसदान बना दिया? साइंसदान है जो भी है वो सबसे बड़े होशियार है। अच्छा,
भाई IMF का पैसे आ गए हैं जनाब, पहले तो ये पता करते क्या? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। रिक्शा वाले भाई, फ्यूल तो कॉस्ट ज्यादा ही है। जी काम ठीक चल रहा है, बचत हो रही है? कोई गुजारा नहीं, ऐसे हो रहा है जैसे बाप बगैर बाप के औलाद जिंदा गुजार रही हो जिंदगी। अच्छा। हाँ, ये महंगाई का नहीं, हमारे हालात है। महंगाई का तो पूछता ही कोई नहीं आजकल, जिसके पास देखो अगर सर मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ, मुझे बताइए ना सर। महंगाई का क्या बताएं आप? अगर पहले हम 50 में 100 में नाश्ता करते थे, अब 200 में 150 में करते हैं। अच्छा, बताने की तो जरूरत ही नहीं, हर किसी को दिखाई दे रहा है जाने। मतलब 3 गुना ज्यादा कीमत बढ़ गई है हर चीज में बढ़, और फिर इसी तरीके से गुजारा नहीं हो पा रहा। बेशक नहीं हो रहा, अब गुजारा करने की आदत पड़ गई है, कोशिश करें कि ये आदत बढ़ाएं इसको। चलो, बहुत शुक्रिया। पढ़े लिखे नौजवान, सीनियर सिटीजन, ड्राइवर और रिक्शा चलाने वाले की रोयदाद हमने आपके सामने रखी है कि सोसाइटी के ये अहम पिलर्स हैं। हर कोई इंडायरेक्टली टैक्सेस की मद में सरकार को पैसा तो दे रहा है, लेकिन उसे क्या मिल रहा है और उसकी आप बीती क्या है, इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो यंगस्टर्स मौजूद हैं, पढ़ रहे हैं और उनमें से कुछ काम भी कर रहे हैं। एक अहम शोबे के हवाले से इनकी स्टडीज़ हैं जो इस वक्त ये जारी रखे हुए हैं कॉलेज के अंदर, दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। सारे ही एक डोमेन के स्टूडेंट्स हैं या डिफरेंट? सारे आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं। तो सर आर्किटेक्चर को अगर मैं कहूँ तो रिलेट करता है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। बिल्कुल। तो क्या ऑब्जर्वेशन है, हालात किस तरफ जा रहे हैं मुल्क के? हालात हमारे बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन हमारी सारी रुक चुकी है क्योंकि सबके रेट्स बढ़ने की वजह से सारा हमारा जैसे स्टील है, हर चीज़ बढ़ चुकी है, तो लोगों ने कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हमारे हालात सही जा रहे थे, इकॉनमी बेहतर हो रही थी, लेकिन अब दोबारा हम उसी स्केल पे चलेंगे। उसी स्केल पे चलेंगे। लेकिन सर अब के जो लोग आए हैं माजी के बड़े प्रैक्टिशनर हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है, काफ़ी सालों से मुतअद्दिद बार जो है वो हुकूमत में आते रहे, तो व्हाट डू यू थिंक? जैसे कि अभी आर्किटेक्चर में हम अगर अपनी स्टडी हमने जॉब करनी है आगे, तो ये है, पहले तो रेट्स कम थे, मईशत हमारी थोड़ी सही थी, उससे हमें ये था कि हम अगर आगे बढ़ते जा रहे थे तो हम अगर बाहर जॉब के लिए निकल रहे थे तो उसमें ये था कि हमारा एक फ्यूचर था। लोग आपको ये दिखता था कि इंडस्ट्री में जॉब्स खपत हो जाएगी, मिल जाती थी, लेकिन अब क्या लग रहा है? अब ये है मार्केट डाउन हो चुका है। हम अगर बाहर निकलते हैं तो अगर किसी को अपनी कंस्ट्रक्शन करवानी मतलब बाहर से मतलब है कि लोकल मार्केट की बात, लोकल मार्केट, तो अगर वो कोई प्रोजेक्ट हमसे बनवाते हैं तो वो एक लिहाज से चुन के आर्किटेक्ट्स को निकालते हैं, वो भी सीनियर। लेकिन जो न्यूली हमारे जैसे हम आर्किटेक्ट फ्रेश, तो हमें वो मौका नहीं मिल रहा होता। तो अब लास्टली क्या फिर सब यही सोचेंगे कि जैसे ब्रेन ड्रेन का नंबर बड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि आप भी मुल्क से बाहर जाके जॉब करेंगे या यहाँ सर्व करना चाहते हैं? इरादा तो यही है कि बाहर जाया जाए, क्योंकि इधर पाकिस्तान के हालात तो बिल्कुल ही अभी जो है ना बिल्कुल। सर हुकूमत वक्त ने बड़ी मेहनतें करके IMF से पैसे ले लिए हैं, लोन लिया है, लेकिन देना है, पैसे ले लिए या लोन ले लिया, मगर हुकूमत इधर पाकिस्तान के अवाम के ऊपर खर्च तो नहीं हो रहा, हमें कहीं नज़र भी नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लोन ही लिया जा रहा है बस, वो इसके अलावा कुछ नज़र तो आ ही नहीं। सर आप क्या समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि बड़ा खुशाइंद है ये मामला, लेकिन क्या लंबे अरसे तक ये खुशाइंद रहेगा या ये भी शॉर्ट टर्म साबित होगा? सर जब हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि हम IMF के ऊपर डिपेंडेंट है ना टोटली, तो अगर इस चीज़ को चेंज किया जाए और पाकिस्तान की मईशत को खुद एक ट्रैक दिया जाए ना, तो मेरे हिसाब से ये एक बेटर डिसीजन होगा। लेकिन सर एनवायरनमेंट नहीं है ना हमारे पास उस किस्म का कि हमें कोई क्रिएट करनी पड़ेगी सर। ये तो करेगा क्रिएट? ये यूथ के हाथ में ही है सर। अच्छा, एक बार अलाउनेस उनको मिल तो जाए, अच्छा, फिर आगे अल्लाह मालिक है सर। इस वक्त अल्लाह मालिक इस वक्त भी है, लेकिन जिन लोगों के पास भाग दौड़ है आप उनसे यानी कि मुतमईन नहीं है? सर, क्यों मुतमईन होंगे? क्यों, क्या वजह है? सर रिस्पॉन्ड नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जब चल रही है उस पर रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो वर्क कर रहे हैं, आपको उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ज़्यादातर यूथ प्रेफर कर रही है बाहर जाने को। ओके, तो जो कि मुल्क के लिए इन द लॉन्ग रन तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। क्रीम है वो तो जा रही है बाहर, जितने भी एजुकेटेड पर्सन सब जा रहे हैं। कोई भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे पे स्केल्स हमारी इतनी कम है कि हम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। 20-25 हज़ार रुपये में हम लोग फ्रेशली जा रहे हैं, 20-25 हज़ार रुपये हमारा मंथली एक्सपेंस है ये, तो जाहिर है बाहर निकलना तो फिर लाजमी है। ठीक है, आप एवेन्यूज ना होने की वजह से ये सोचते हैं, तो अब मुझे ज़रा बताइए ना फिर क्या हल है? हल यही है, जो पॉलिसीज़ बनती है वो सारे बड़े लोगों के हिसाब से बनती है। ओके, आवाम को देखा नहीं जाता। आप पीछे देख लें, ये
ग्रीन लाइन का जो मंसूबा चल रहा है, इसमें इन्होंने सड़क बनाने के लिए सारे रेड लाइन सॉरी ये सारे ट्रीज वगैरह इन्होंने गिरा दिए। इससे नुकसान तो हो रहा है ना, हालांकि 3 साल पहले ही बड़े आबोताब के साथ ही सड़क बनी थी और अभी ये फिर रुक गया काम। अभी कहाँ काम हो रहा है और सड़क बीच में रुकी हुई, इससे और ट्रैफिक जैम हो रहा है। कुछ भी आवाम का तो कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है इस बारे में। लेकिन इन द लॉन्गर रन अगर ये कंप्लीट हो जैसे IMF का लोन लिया है तो कर्जा भी तो हमें ही उतारना है ना। अब महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी इससे, और तो कुछ फायदा तो होगा नहीं। कोई इस टनल में रोशनी की किरण नहीं है? यंगस्टर इसी तरीके से उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन अभी अच्छे की रखनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। आपका क्या कहना है? लास्ट कमेंट क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी यूथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। ठीक है, और ये मौका सर कैसा मिलेगा? ये मौका अगर बड़े लोग थोड़ा सा किनारा करेंगे तो हमें मौका मिल सकता है। बाकी ऐसे जैसे अभी बड़े लोगों से मुराद क्या आपकी? सियासी लोग ही हैं। सियासी लोग ही इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं और वो किसी को आने ही नहीं देते अंदर। अगर किसी को लेके आ भी रहे हैं तो वो भी कोई उनका बेटा होगा या उन्हीं के, मतलब एक जो गद्दी नशीन वाला सिस्टम चल रहा है। अगर वो पढ़े लिखे लोगों को, ये विरासती सिस्टम चल रहा है सर, विरासती वाला जो सिस्टम है। जनाब आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा दिल नहीं चाहता कि हम अपनी फैमिलीज को छोड़ के बाहर जाएं। हम इस सियासतदानों से कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स पे अपना वो व्यूज शो करें ताकि हम अपना जो स्किल है हम इस पाकिस्तान के लिए करें। हम जो सीख रहे हैं हम इस मुल्क के लिए करना चाहते हैं। हम क्यों जाके अंग्रेजों की वहाँ बैठ के काम करें? हम यहीं पे वो काम करना चाहते हैं, तो हमें वो वैल्यू दें। ठीक है, हम यही और फैसिलिटेट करें। बिल्कुल। जनाब आपका क्या कमेंट? सेम और भी कुछ लोग हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर काम करते हैं पढ़ते हैं? मैं काम करते हैं। तो सर वर्किंग क्लास जरा मुझे बताया ना, हालिया जो डेवलपमेंट हुई है मईशत के हवाले से, ये हफ्ता बड़ा इवेंटफुल रहा है, कैसा देख रहे हैं सर इसको? हमारी वर्किंग क्लास क्या कहना चाहती है? सब हवा है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, इस हवा का रुख है कि थम जाएगी यहीं या ये निकल जाएगी आगे? फिलहाल तो थमी हुई है, लेकिन फ्यूचर में कोई भी मतलब लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं है और सियासी तौर पे भी कुछ भी नहीं है और मईशत तो बिल्कुल ही मतलब आप तबाह है। आप क्यों इतना नाउम्मीद हैं? क्योंकि महंगाई जो है वो तो आप समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इवन हम लोगों को मतलब ब्रेड एंड बटर के लाले लगे हुए, साफ सी बात है। आटे चीनी और इससे बाहर निकलेगी आवाम तो कुछ और करेगी। ठीक हो गया, सारा ये है। चलो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। यंगस्टर्स के बाद हमने जो है वर्किंग क्लास से भी बात की और उससे कबल भी जो है वो और लोगों से बात की है, तो राय आमा जो लोगों की है वो आपके सामने है। अब इसमें मैं मज़ीद लफाजी करूँ या ट्वीक करूँ तो ये मेरे ख्याल से एक ज़्यादती होगी, लेकिन हकीकत या ग्राउंड रियलिटी इसी तरीके की। एक छोटा सा हमने ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर हैं, बीट बी बिजनेस कम्युनिटी, बीट बी फाइनेंशियल मार्केट के लोग, उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और उनसे जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है उनको वो कैसा देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जिस शख्सियत से हम बात करेंगे, बड़ा नामी ग्रामी शख्सियत है। स्टॉक के हवाले से अगर मैं बात करूं, डायरेक्टर भी रह चुके हैं स्टॉक एक्सचेंज के। जब कराची स्टॉक एक्सचेंज हुआ करती थी, आज वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। CEO हैं ज़फ़र मोती कैपिटल्स, ज़फ़र मोती भाई। ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया, काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ये हफ्ता कैसा गुजरा है? ये हफ्ते ने हमको ज़्यादा ठीक किया है। अच्छा। और हफ्ते में इसलिए ठीक किया है कि पिछले कई महीनों से, बल्कि 1 साल से ऊपर हो गया है कि हमारी मार्केट डोलड्रम्स में थी, परेशान थी। कभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन आ रहा है, कभी कौन आ रहा है। फिर जो 8 महीने पहले हो जाना चाहिए था मिफ्ता इस्माइल के टाइम में, वो खुदा करके अभी हुआ है, जिसका रिएक्शन कैपिटल मार्केट में भी दिया है, डॉलर रुपये की पैरिटी ने भी दिया है और लोगों को इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ने भी दिया है। और वो ये है कि जो IMF की हमारी डिस्कशंस चल रहे थे कि होगा कि नहीं होगा, खुदा करके उन्होंने हामी भर दी है। अब उस हामी का जो 9 महीने का डील है हमारे लिए, वो डील ये है कि भाई इसके अंदर अपने बुक्स सही कर लो, अपने सेटअप सही कर लो, अपने स्ट्रक्चर जो जोटिंग्स हैं, इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, टैक्स की जो कलेक्शन है वो सही कर लो। और उसकी आने से जो पीछे छुपे हुए थे IMF के कई ऑर्गेनाइजेशन, डोनर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी अब इन लाइन आ जाएंगे। मतलब आपके जो फ्रेंडली कंट्रीज थे वो भी IMF की वजह से रुके हुए थे। डू यू थिंक कि इस जिस पॉइंट पर इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी है, या स्टॉक एक्सचेंज जो 100 अरब डॉलर पे हुआ करती थी, आज वो आई बिलीव $25 बिलियन पर आ गई है मार्केट कैप की, अगर मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। तो इन तनाजुर में
बीइंग अ मार्केट प्लेयर, मार्केट पार्टिसिपेंट, आप कैसा देखते हैं? देखिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है ना, वो पाकिस्तान काफ़ी सालों से बज़िद है कि नहीं कर सकते हैं और हम नई जगहों पर टैक्सेस नहीं लगाएंगे। मेरी रिसर्च के मुताबिक टोटल 25 करोड़ आवाम में 14,000 LTO जो लार्ज टैक्स यूनिट्स हैं, उसमें आप इंडिविजुअल गिन लें, उसमें आप इंडस्ट्री गिन लें, ये 14-15 हज़ार जो हैं इंडस्ट्री के और वो टैक्स भर रहे हैं। 25 करोड़ में से 14,000। ठीक है। बाकी आप ये कहोगे कि फाइलर्स कितने, तो कई तो वन टाइम फाइलर भी हैं, तो वो जो है ना उनको आप गिन नहीं सकते हो। अब इतने छोटे अमाउंट लोग जो टैक्स भर रहे हैं और इतनी बड़ी पॉपुलेशन, तो ये मुश्किलात इसलिए स्ट्रक्चर रिफॉर्म। फिर वो एग्रीकल्चर पर नहीं लगाना चाह रहे, कंस्ट्रक्शन पर नहीं लगाना चाह रहे, प्रॉपर्टी पर नहीं लगाना चाह रहे, अपने एक्सपेंसेस कम नहीं कर रहे हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ एडवाइजर्स टू एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड पाकिस्तान है वो भी इन हालात में जब अफोर्डेबिलिटी नहीं है, इन हालात में। और फिर ये कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ये दे रहे हैं। अच्छा, मजे की बात के बजट आप पूरा सुने तो ये लगता है नॉन फाइलर्स के लिए बजट है। ओके, फाइलर्स के लिए नहीं था। ठीक है। नॉन फाइलर्स को इसलिए कि वो इलेक्शन ईयर में उनके टैक्स वोट चाहिए उनको। अब नॉन फाइलर में एग्रीकल्चर सबसे बड़ा है, क्योंकि वो जो है क्या कर रहे हैं कि 20% GDP है के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन है और टैक्स भर रहे हो 1% से नीचे। ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो ऑडिटीज जो हैं, कैलामिटीज़ जो कहोगे आप, जो भी कहना चाहो, ये पाकिस्तान के साथ चिपक गया है। ठीक है। ये इंडिया ने जैसे ही वो अलग हुआ तो वहाँ टैक्सेशन की ऐसी रिजीम चली है कि वो सबको ऑनलाइन उसी टाइम कर दिया। मतलब आप ये समझते हैं कि टैक्स रिजीम या टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो अगर सरकार अब कह तो रही है और IMF को कह दिया है और जितनी कह रही है कि जी मुताद्दिद रिक्वेस्ट की है, तो आप समझते हैं कि इस बार वो कुछ कर लेंगे या फिर ये शॉर्ट टर्म है? क्योंकि IMF ने भी $3 अरब की अनाउंसमेंट की है, $1.2 अरब दिया है, बाकी रिव्यूज बेस्ड मामला है। उन्होंने हर चीज़ मांग ली है आपसे कि डॉलर रुपये की ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। दूसरा आपसे मांगा है जो सबसे बड़ा आएगा कि आपको आप कहा कि इंपोर्ट ऑन करो। अब ऐसे हालात में आप इंपोर्ट ऑन करेंगे तो आपके लिए इतनी बड़ी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि अभी तो कितने कंटेनर, हज़ारों की तादाद में कंटेनर खड़े हैं अपना पोर्ट पर, उनको क्लियरेंस देनी है। फिर अभी महंगाई का जो धमाका होगा वो इसलिए होगा कि अब आप 300 रुपये के अराउंड से नई माल मंगाएंगे। ये जो अभी भी आपको कुछ माल सस्ता मिल रहा है पाकिस्तान में, कुछ चीज़ें, वो इसलिए मिल रहा है कि पहले से पाकिस्तान में वो था। ठीक है। अब जो नए प्राइसिंग में आएगी उसका आप सोच लें कि हमको तो साबुन की चर्बी भी लेनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो महंगाई के आदाद-ओ-शुमार थोड़े से कम हुए थे वो अब मजीद आगे जाके ब्लास्ट होंगे? बिल्कुल ब्लास्ट होगा ना। देखिए ना, अब आप इंपोर्ट किस पर करेंगे? ठीक है। वो इंपोर्ट का जब खुलेगा तो क्या आपको लगता है कि पैरिटी 300 रुपये के अराउंड रहेगी? ठीक है, बढ़ जाएगी। और लेकिन अभी जब डॉलर का इन्फ्लो आया है, हाँ, इस पूरे हफ्ते में मिल मिला के सारे पैसे मिला मिलू के $4 अरब 20 करोड़ डॉलर या $4.2 बिलियन, जो 277-60 अगर मैं गलत नहीं हूँ इंटरबैंक, 281 से ऊपर जो है वो आपका ओपन मार्केट रेट है। 240 की आवाज़ें डॉक्टर साहब लगा चुके हुए हैं, तो इस चीज़ में भी आपको 300 रुपये दिख रहा है? मैं बिल्कुल आपको कहता हूँ ये जिन्होंने ये प्राइसिंग बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। okay. देखें, आप इंटरबैंक में भी कोई बहुत बड़ी रकम मूव नहीं हो रही है। ठीक है ना। और जो ओपन मार्केट में है वो तो आपको पता ही नहीं है कि बड़ी रकम उसको कहते हैं जिससे कोई इंडस्ट्री लगे। ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये फौरन झटके में ऊपर जा रहा है। आज ही 2 रुपये दोबारा बढ़ गए, 45,000 के इंडेक्स भी रहा है लेकिन 2 रुपये और बढ़ गई है। तो इससे लग रहा है कि अभी महंगाई का बड़ा धमाका आने का है। अभी इलेक्ट्रिसिटी का कल परसों आपको खबर आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है, ऑन कार्ड्स है। 31 जुलाई को एक और मॉनेटरी पॉलिसी आनी है जिस रेट पर इस वक्त हम हैं, और जैसी आप चीज़ों की बात कर रहे हैं तो मुझे तो मामला कंट्रोलेबल नहीं लग रहा, और ये भी शॉर्ट टर्म ही मामला लग रहा है। अब मुझे भी बताइए और नाज़रीन को भी बताइए। भाई देखिए, 650 बेसिस पॉइंट तो टर्की ने एक दिन में किए थे। ठीक है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में। यहाँ हमारे टी बिल्स की यील्ड 23% हो गई है। ठीक है। अब ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि 100 बेसिस पॉइंट और बढ़ा सकती है गवर्नमेंट, और बढ़ा सकती नहीं, उसको कहा जाएगा कि बढ़ाओ। तो उससे कोई इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं। अब जब एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं तो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि लोग ये समझेंगे कि दोबारा सिंगल डिजिट में कभी आएगा? जिंदगी में मेरी और आपकी लाइफ टाइम में सिंगल डिजिट पर मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आएगी। जफर भाई बहुत शुक्रिया। बहुत अहम बात आखिर में उन्होंने की है मेरी और इनकी ज़िंदगी में कि अब जो आदाद-ओ-शुमार हमारे सिर्फ इंटरेस्ट रेट के हैं, या जो नंबर स्पेसिफिकली है अबव 20%, वो सिंगल डिजिट में नहीं आएगा।
महंगाई का मामला किस तरीके से है और जो रेट डिसाइड हो रहा है तो वो अबव 300 ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो करेंसी डिवैल्यूएशन वाले मामले पर। हालांकि इतने इन्फ्लोज आ गए हैं लेकिन ज़फ़र भाई पॉजिटिव नहीं है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मौजूद हैं सदर काटी, जो कि कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, कराची का सबसे बड़ा सनती जोन है। उसके सदर फराजुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे सनती मामलात के हवाले से भी, और जो हालिया डेवलपमेंट हुई है अब हमारा जो सनतकार है क्या उसे कुशन मिला है कि नहीं, या ये शॉर्ट टर्म मामलात लग रहे हैं, क्योंकि जितना डेट हमारे ऊपर इस वक्त है, जितना हम लोन लेते जाएंगे तो रीपेमेंट भी साइड बाय साइड हमें करनी है। तो उसमें बिजनेस कम्युनिटी की क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि जिस किस्म के इकोनॉमिक मामलात हम देख रहे हैं तो उसमें उनकी राह किस हद तक हमवार होती दिखाई दे रही है उन्हें कि नहीं, ये हम उनसे जानेंगे। फराज भाई बहुत शुक्रिया। डेवलपमेंट हो गई हैं जिस पर माजी में भी हमने आपसे मुतादिद बार गुफ्तगू की, बहुत हिचेज़ और हिकअप्स थे, पैसा आ गया हुआ है क्योंकि ये 9 महीने बड़े कठिन गुजरे हैं हुकूमत वक्त के ऊपर भी, लेकिन बारहा वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि इतनी आसानी से ये मामला हुआ नहीं है। अब बिज़नेस कम्युनिटी कैसे देख रही है, क्योंकि आपके डायमेंशंस भी डिफरेंट हैं, तो चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो चाहे वो सनती मामला हो, तो पहले तो मुझे बींगा सदर काटी बताइए, फिर मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू खानज़ादा साहब। लोन ही होता है और उसको उतारना पड़ता है। तो जब आप उसके लिए कोई पैरेलल स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाता, पहले हमारे यहाँ 5 साल की पॉलिसी आती थी, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग़ दिया जाता था, हमारे यहाँ नई टेक्नोलॉजी को लाया जाता था ताकि हुकूमत को कमाने के मामलात हों। बजट के हवाले से भी अगर मैं बात करूं तो बजट में भी उन्होंने लिख तो दिया कि जी इनके पास इतना रेवेन्यू और ये तमाम चीज़ें, अगर तो वो बजट का ख़र्चा पूरा करने के लिए IMF की इंस्टॉलमेंट को इस्तेमाल किया गया तो मैं यकीनन ये समझता हूँ कि तबाही की तरफ है। नहीं, क्योंकि रेवेन्यू तो उन्होंने आपसे और हमसे लेना है। यस, तो और जो रेवेन्यू टारगेट है, देखिए जब रेवेन्यू आपसे हमसे पूरा नहीं होगा, जो कि नहीं होगा, बात ये कि इस वक्त तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं बशमूल तमाम कारोबारी हल्के जो हैं वो इस वक्त 40 या 30% पे चल रहे हैं। ठीक है, और आप क्या समझते हैं कि जब वो चलेंगे नहीं तो टैक्स कैसे देंगे? हमारी गवर्नमेंट को ये एहसास कर लेना चाहिए कि हमारा जो ताजिर है ना वो फ्रंट लाइन पे लड़ रहा है, फौजी जैसा है। ठीक है, अगर वो यहाँ काम कर रहा है तो मुल्क की खिदमत कर रहा है। मतलब इतने सख्त हालात हो गए, इतने सख्त हालात हैं। और देखिए 60% जो है ना, मैंने 3 महीने पहले फिगर दी थी कि 60% मुलाजमीन फारिग हो चुके हैं। ठीक है, जॉब अनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को पता नहीं होता कि अगले दिन वो फारिग हो जाएंगे। एक दो पॉलिसीज़ बहुत अच्छी दी हैं गवर्नमेंट ने, मगर बात ये वो 1-2 पॉलिसीज़ से काम नहीं चलेगा। चार्टर्ड ऑफ उन पॉलिसीज़ को ज़रा बता भी दें ताकि उसके हिसाब से फिर मैं आपसे मज़ीद। देखें, एक तो बार्टर ट्रेड की जो पॉलिसी उन्होंने दी ईरान के साथ, और जो अफ्रीका के साथ जो इन्होंने एक बैंकिंग चैनल के बगैर बार्टर के साथ जो वो किया है, उसके अलावा रशिया की तरफ ट्रेड की तरफ उन्होंने थोड़ा सा कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ, ये मैं 4 साल से बोल रहा था कि हमें नई मार्केट एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। हमें यूरोपियन और अमेरिकन मंडी पे इन्हिसार करके हम कभी आगे नहीं निकल सकते। इस हालत में ये जो मामला है शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, क्योंकि जहाँ गैस के इश्यूज़ हैं, एनर्जी क्राइसिस हमारी है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी डिप्रेसिव रही है, तो फिर किस तरीके से जो है वो हम डॉलर का इन्फ्लो कर पाएंगे? क्योंकि ये डॉलर तो जो आया है मुझे तो पेमेंट्स में ही जाता दिखाई दे रहा है। फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी आप जो है वो मज़ीद जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बेनिफिट पे बेनिफिट दिए जा रहे हैं, मगर आप उससे मांग कुछ नहीं रहे। मिसाल के तौर पे टारगेट आपने तगड़ा रख दिया, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है। कंट्रीब्यूशन ना डालें, मैं कहता हूँ आज भी ना डालें। एटलीस्ट गरीब की रोटी 12 रुपए की कर दें ना, उनको पाबंद कर दें कि जी आपने इतनी गंदम उगानी है, तो गंदम जब सरप्लस होगी तो एक्सपोर्ट भी होगी और फिर ये भी होगी, और उस पर ये कैप लगा दें कि अगर आप इतनी ज़मीन से इतनी कैपेसिटी नहीं निकाल रहे हैं तो आपके ऊपर फलां जुर्माने के तहत ये टैक्स लग जाए। उसके साथ साथ PNSC जैसा एक बेहतरीन इदारा हमारे पास है। जवाद अतर साहब अभी आए थे, तशरीफ़ लाए काटी में, उनसे बात हुई। उसके अंदर हमारे अपने फ्लीट डले हुए, हमारा कितना बड़ा शिपिंग की मद में जो फॉरेन एक्सचेंज जो यहाँ से बाहर चला जाता है, लाखों डॉलर जो कि मुख्तलिफ शिपिंग लाइनों को जाता है और जो पाकिस्तानियों का पैसा है, उसका भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। एक ट्रेडर को LC की मद में $10,000 बाहर बेचना प्रॉब्लम होता है, मगर शिपिंग लाइन जो है वो 1 घंटे में $1 लाख ट्रांसफ़र कर देती है। इंपोर्ट को ओपन कर दिया है, IMF के प्रेशर पे किया है। मैं समझता हूँ कि इंपोर्ट ओपन होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके साथ फ़र्ज़ करें कि जी एक चश्मा है,
अगर आप इंपोर्ट ओपन नहीं करेंगे तो दूसरी सूरत में वही चीज़ें आनी ज़रूर हैं, वो बॉर्डर के ज़रिए आ जाएंगी, इलीगल तरीके से आ जाएंगी, स्मगलिंग हो जाएगी। तो आप बाकायदा उसमें रेवेन्यू लें जो गवर्नमेंट को आए। गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा नुकसान जो किया, जिसकी वजह से वो 2 बजट्स के अंदर जो है वो अपना रेवेन्यू पूरा नहीं कर सकते, वो सबसे बड़ा रेवेन्यू तो आपका आई इंपोर्ट से रहा था, कस्टम हाउस से। यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सही करने के बहाने से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मुंजमद कर दिया गया। यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेहतर करने में अब 1 महीने के अंदर आपका कार्गो वहाँ पहुँचता नहीं है, शर्त ये लगा दीजिए 1 महीने में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें। चूँकि आपका जो मामला है कारोबार का वो 4 डायमेंशनल है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, जिसके बारे में मुझे पूछना है, सरिया थोड़ा सा सस्ता हो गया कि आगे भी मजीद जाएगा, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई बूम आने वाला है। फिर टेक इंडस्ट्री पे भी मुझे बात करनी, जहाँ मुख्तलिफ एवेन्यूज़ की बात कर रहे थे, तो ये पूरी इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है, तो यहाँ से हम कुछ अर्न कर सकते हैं। देखें, बात यह है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री हुआ करती थी और लोगों को बाकायदा अपने घर मिला करते थे, मगर अब तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए पहले चांदनी रही, और उसके बाद अब जो सूरत हाल है उस सूरत हाल के अंदर कोई भी एक शख्स जो कि जॉब करता हो वो सोच भी नहीं सकता कि वो अपना घर बना लेगा। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ अपनियाँ होने के बावजूद जो है, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हुआ तो कंस्ट्रक्शन की जो 72 अलाइड इंडस्ट्री थी सब ने अपनी चीज़ें महंगी कर दी, सरिया महंगा हो गया, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से भी हुआ, मगर डॉलर के रेट और प्लस ये दोनों चीज़ें, जब तक डॉलर को स्टेबलाइज करके नीचे की तरफ नहीं लेके आया जाए, मैं कहता हूँ इसको हर महीने 2 महीने के अंदर नीचे लाने की कोशिश करनी है। ऊपर बढ़ने की तो कैप आप लगा देंगे, इससे ऊपर बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए ना कि इसमें इन्फ्लुएंस किसका ज़्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट का या करेंसी डेप्रिसिएशन का, जो कि हमारी मिसमैनेजमेंट के बाइस? हमारी मिसमैनेजमेंट है। ओके, देखें, हमारी मिसमैनेजमेंट है जब हम एक फ़ैसला कर रहे होते हैं कि उसके चारों डायमेंशन नहीं देखते। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ इतना कर लें कि भाई एक टॉवल बनाने वाले को बोलें कि भाई तुम अपनी टॉवल अगर $10,000 एक्सपोर्ट कर रहे हो या 1 लाख की महीने की एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो तुम इसको 2 लाख कैसे कर सकते हो, क्या चाहिए तुम्हें? सपोर्ट किया। आपके पास बैठे हैं लोग, आप उनसे पूछें कि भाई ये तुम्हारा बिजनेस जो यहाँ है वो उसको यहाँ लाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, मतलब सपोर्ट एंड वो आपको प्रमोट किया जाए, वो आपको बताएगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो पूरा कर दो, खुद ब खुद आपकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। अगर ये पैसे $3 अरब की बात की, 1.2 अरब दे दिया हुआ है, लेकिन उसके अगले पैसे के लिए भी उसने एक सर्टेन रिव्यूज रखे हैं, तो पॉलिसी उस तरफ से तो बड़ी हमें ऑन पेपर दिखाई देती है। तो डोंट यू थिंक कि हमारे यहाँ समझबूझ नहीं है या हम उसको अकॉर्डिंगली नहीं कर रहे हैं, तो ये हाल हो गया? देखें, अक्सर लोग कहते हैं कि जी वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर ख़ज़ाना के पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि वो हिलाएगा और वज़ीर ख़ज़ाना जादू की छड़ी हिला के मसला कर देगा। हमारी इतनी बड़ी जो फाइनेंस की टीम है, ये टीम तो सारे सालों से काम कर रही है ना, ये तो पिछली हुकूमत में भी यही टीम थी, उससे पिछली हुकूमत में भी यही टीम थी। तो ब्यूरोक्रेसी को एक पॉलिसी बना के देनी चाहिए, वो पॉलिसी ऐसी बनी हुई हो कि जिस पॉलिसी के अंदर जो है वो तमाम सेक्टर को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और बिहेवियर की बात करते हैं और चाहते हैं कि इकनॉमी हमारी बेहतर तरीके से चले, तो फिर हमें कंसिस्टेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो चार्टर्ड ऑफ इकनॉमी, जैसे मैंने आपको कहा ना, पहले साल की पॉलिसी, दूसरे साल की पॉलिसी, तीसरे साल की पॉलिसी, और उसके साथ कौन कौन सी चीज़ों को हमें प्रोमोट करना है, आगे कौन कौन सी चीज़ें हमारी यहाँ नहीं बन रही। अब अपनी मदद आपके तहत फर्नीचर इंडस्ट्री ने इतना ग्रोथ ले लिया है, और फर्नीचर इंडस्ट्री को अब हमें क्या देना है कि जी वो एक्सपोर्ट की तरफ आ जाए, मज़ीद एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं। एक वक्त होगा, आपको याद है कि फर्नीचर के लकड़ी के आइटम के अंदर भूसे भर भर के बाहर भेज दिए जाते थे सिर्फ़ और सिर्फ उसका जो रिबेट खाने के लिए। अब जो है वो ज़माना चेंज हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि कौम हमारी ज़िंदा हो गई है। सिर्फ इस कौम को जो है वो एक अच्छा लीडर की ज़रूरत है, जो उसको गाइडेंस हो, सपोर्ट हो, और एक ऐसा इकनॉमिस्ट या ऐसे बिजनेसमैन का पैनल बैठे कि जो मुल्क की इकनॉमी में अपना किरदार अदा करे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। फराज भाई, बहुत शुक्रिया, टीम हम आवाज़ को अपने वक्त दिया। हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, और उन नुकात पर स्पेशली जिन पे बारहा बात हुई है कि अब उन्हें फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हुकूमत वक्त को भी एक अच्छा क्वेश्चन मिले। दो के दौरानिया बड़ा कम रह गया हुआ है। अब इस हुकूमत के वक्त के बाद जो भी सिलसिला होगा, इधर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन पॉलिसी जो भी आए वो कांस्टेंट रखे और लॉन्ग टर्म रखे। अब शॉर्ट टर्म के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इन बातों पर सदर कार्टर ने भी जोर दिया है।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ माहिर माशियात मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इन हालिया डेवलपमेंट को वो कैसा देख रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता बरस भी इनसे हमने मुआशी मामलात पर बड़ी गुफ्तगू की थी और हालात वाक़ित इस किस्म के नहीं थे, लेकिन अब फाइनली IMF के पैसे आ गए हैं और उसके साथ साथ और डोनर जो फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से भी, तो ये किस हद तक पॉजिटिव है। मुज़म्मिल बहुत शुक्रिया, टीम आवाज़ को अपने वक्त दिया। पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बड़ा इसका चर्चा हो रहा है बड़ी एफर्ट्स के बाद, कैसा देख रहे हैं? देखें, बारिश अगर 2 साल ना हो ना तो फिर बूंदाबांदी भी जो है ना लोग उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। ठीक है। तो ये उसी तरीके से इसकी मिसाल ले लें। पिछला साल 2022 में 2 दफ़ा IMF की किस्त आई थी। ठीक है। एक फरवरी में आई थी जब PTI की हुकूमत का 2 महीने पहले जाने से पहले, और एक अगस्त 29 को मिफ्ता इस्माइल ने ली थी। ठीक है। तो अगस्त से जुलाई हो गया, तो मतलब वही वाली बात है कि बारिश जिसके लिए सब बूंद बूंद के लिए तरस गए, और फिर हल्की सी बूंदाबांदी भी जो है ना वो भी ऐसे लगा कि अल्लाह ने बड़ी रहमत भेजी। अब मुझे ही बताइए, तो ये जो बूंदाबांदी आप कह रहे हैं वो उस तनाजुर में कह रहे हैं कि जो डेट इस साल का खड़ा हुआ है जो हमें रीपे करना है उस मद में है, या और भी छोटे छोटे मामला आप समझते हैं? एक तो गैप बहुत बड़ा आ गया। ठीक है। तो जब गैप बड़ा आया तो एकदम जैसे ही बारिश हुई तो हम जो है सारे उछलना शुरू हो गए। अब ये इसको देखना होगा आपको कि ये प्रोग्राम में कि ये 9 महीने का एक प्रोग्राम, और इस 9 महीने के प्रोग्राम में भी इनको उन्होंने 3 किस्तें कर दी हैं। पहली किस्त इस हुकूमत को जो मिल गई है, ठीक है। दूसरी किस्त मिलेगी अबूरी हुकूमत को नवंबर में, और रिव्यू के बाद नवंबर में। ठीक है। और अगर उसमें रिव्यू में फेल हो गए तो फिर पैसे लटक जाएंगे। और फिर तीसरी किस्त मिलेगी फरवरी में जब नई हुकूमत आ जाएगी और वो अपने 2-3 माह गुजार चुकेगी। कि फर्ज करें नवंबर में उनकी इलेक्शन होते हैं और दिसंबर में उनको टेक ओवर मिल जाता है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है। जो IMF को कमिटमेंट दी गई है चाहे वो टैक्स के हवाले से हो, तो आप क्या समझते हैं कि क्या? नंबर 1, ये रिफॉर्म बेस्ड प्रोग्राम नहीं है। ठीक है। ये आप समझ लें कि इकोनॉमिक मार्शल लॉ बेस्ड प्रोग्राम है। IMF ने टफ गाइडलाइंस दे दी हैं कि आप बजट जो आपने दिया अब इससे आप हिलेंगे नहीं। आपने अगर आपको बजट दिया उनको बजट नहीं दिया तो अब ये नहीं होगा कि आपका बजट उनको चले जाए। जहाँ है उसको आप, और यूजली ऐसा होता है जो आपको बजट दिया जाता है उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट से बढ़ाते रहते हैं कि और बढ़ा दें जी, कम दिया था आपने, वो नहीं होगा। बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं 5 रुपये, ठीक है ना, रिवर्स नहीं हो सकती, एमनेस्टी नहीं दे सकते आप, नई सब्सिडी नहीं दे सकते आप, इलेक्शन स्पेंडिंग नहीं कर सकते आप। ठीक है ना। फ़र्ज़ करें जैसे अभी दिल्ली में आजकल तूफ़ान और वो सैलाब चल रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो अगर आप बजट पिछले साल जब तूफ़ान वो सैलाब आए थे तो हुकूमत ने 300-500 अरब रुपये खर्च कर दिए थे इजाफी। ठीक है। ठीक है ना। पैसा दूसरी तरफ तो क्योंकि अब इस बजट में ऐलान ही नहीं हुआ ऐसा कुछ चीज़ के लिए, आपने मुख्तस ही नहीं किया हुआ। अब ये 9 महीने के बाद असल में रिफॉर्म जब नई हुकूमत आएगी तो वो जो है एक नया प्रोग्राम लेगी IMF से। ठीक है। और वो होगा पावर पैक प्रोग्राम। हो सकता है कि जैसे हमारी अगर जो साबका हुकूमत है वो अगर आती है तो उनके इरादे में है कि वो एक बहुत, जिसे कहते हैं रिफॉर्म बेस्ड जो है अपना एजेंडा खुद लेगी, बजाय ये कि IMF के भाई आपने ये एजेंडा है इसको फॉलो करें, हम IMF को जाके एजेंडा देंगे कि ये हम करने जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि इस 9 माह में आपने 18 अरब डॉलर पे करने हैं। 3 IMF से, हमारी एक मीटिंग हुई थी IMF से चेयरमैन की और उसमें मैं भी था। ठीक है। तो मैंने सवाल पूछा था IMF के मिशन चीफ से, नितिन पोर्टर से, कि आप तो 3 अरब डॉलर दे रहे हो, वो भी जो है ना किस्तों में दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जी 5.5 अरब डॉलर, जो आज ब्लूमबर्ग ने भी स्टोरी की है, वो आएंगे मल्टीलैटरल और बायलैटरल पार्टनर से, और आपके फ्रेंड्स कुछ रोल ओवर करेंगे तो मिल मिला के 18 हो जाएंगे। तो ये इधर से आएंगे और वैसे चले जाएंगे, इधर से निकल जाएंगे। तो आप खड़े 4 अरब डॉलर पे रहोगे, और अगर आपका जो है करंट अकाउंट खसारा आ गया तो आप टेंशन में रहोगे। अनलेस कि आप 18 की जगह जो है 25-26 जमा कर लो, तो फिर तो आपके बफर बनेंगे। तो 25-26 जमा कैसे करोगे जब आपकी इंटरिम गवर्नमेंट होगी, बड़े मुश्किल हालात होंगे, दुनिया देख रही है सारा कुछ कि पैसे किस तरह पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो ये एक बड़ा टफ चैलेंज है। थोड़ी सी पॉजिटिविटी एक अच्छी चीज़ हो गई कि हुकूमत ने खुद कह दिया, अभी शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करके कि हम 13 या 14 अगस्त को जब भी वॉट एवर, मतलब दे आर गोइंग। तो पहली अनसर्टेनिटी खत्म होगी। अब दूसरी अनसर्टेनिटी केयर टेकर कौन आ रहा है। ठीक है। तीसरी अनसर्टेनिटी के ये केयर टेकर कितने अरसे के लिए आ रहा है।
चौथी अनसर्टेनिटी के इलेक्शंस कितने फेयर एंड फ्री होते हैं। IMF ने जब हमें बताई बात की, उन्होंने ये प्रोग्राम डिज़ाइन ही इस ट्रांजिशन के लिए किया। ये जो है इस हुकूमत से नई हुकूमत तक 3 वज़ीर आज़म चेंज होंगे, 3 हुकूमतें चेंज होंगी। ठीक है। तो IMF भी जो है आपके साथ मार्च तक कमिटेड है, उसमें भी आपने अगर टारगेट्स को मीट किया तो ठीक है। तो पॉलिटिक्स को आप इकोनॉमिक्स से डाइवोर्स नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर आपकी पॉलिटिक्स में ऊंच नीच होगी तो ऑब्वियसली जो है वो फिर आपकी इकोनॉमिक्स को हर्ट करेगी। मतलब सीधी सीधी बात है कि ये पूरा जो दौरानिया है ये वेट एंड सी वाली स्ट्रेटजी पर रहेगा हर तबके का, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट के लोग हों, चाहे वो आम ट्रेडर हो। जैसे जैसे अनसर्टेनिटीज अनलॉक होंगी ना, जैसे अभी 2 अनसर्टेनिटीज अनलॉक हुई। ठीक है। एक IMF अनलॉक हुई, एक शहबाज शरीफ ने कह दिया ठीक है कि हम जा रहे हैं और इंटरिम गवर्नमेंट आ गया। अब ये 2 अनसर्टेनिटी अनलॉक हुई, मार्केट में एक सेलिब्रेशन आ गई। ठीक है। थोड़ा सा फील गुड फैक्टर आ गया। ठीक है। अब वो फील गुड फैक्टर शॉर्ट लिव था, वो रुक गया। अब वो अगले ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। तीसरा जो कौन आ रहा है कि इंटरिम कौन आ रहा है और कितने टाइम के लिए आ रहा है, ये बड़ी अहम बात है। ये अगला ट्रिगर है। ओके। कि जिन हालात में हम हैं, आपने ये तो बात कह दी है टर्म कि जी IMF का इकोनॉमिक मार्शल लॉ है ये, तो हम इस वक्त मुतहम्मिल हैं इस सारे मामलात के। देखिए बात ये है कि व्हाट आर द चॉइसेस। ओके। आपके दोस्त ममालिक ने भी इस दफ़ा आपको IMF से लिंक कर दिया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब तक IMF ने आपको SLA नहीं दिए, इन्होंने पैसे नहीं दिए। कमिटमेंट आपको पता है ये नवंबर से हुए थे। जनवरी में UAE ने दे दिया था, नवंबर दिसंबर में सऊदी अरब ने दे दिया था, लेकिन वो आ रहे हैं करके जैसे ही SLA हुआ ये ब्रेक थ्रू हो गया। ओके। ठीक है ना। चाइना भी आपको यही इंसिस्ट कर रहा है। चाइना इसके साथ आपको ये भी कह रहा है कि आप रिकन्सिलिएशन करें। अब लास्टली फिर आप क्या समझते हैं इन द शॉर्टर रन इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि लॉन्ग टर्म तो मुझे बात समझ में आ गई कि लॉन्ग टर्म मामला नहीं है, शॉर्ट टर्म ही है, जो कि हमेशा से बदकिस्मती से रहा है और फिर पाकिस्तान इस पॉइंट पर आ गया। तो व्हाट डू यू थिंक? लास्ट क्या पॉइंट? देखिए मैं यही कहूँगा कि लेट्स स्टे पॉजिटिव। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि हम एट द एंड ऑफ द डे सारे पाकिस्तानी हैं। जो PTI के चेयरमैन है वो उन्होंने जो है मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए IMF को, जब IMF मिलने आई तो IMF को उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके प्रोग्राम को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अब इन्होंने जो है इन द वाइडर इंटरेस्ट 1 महीने पहले ही कह दिया कि जी 12 अगस्त को या 13 अगस्त को हम जा रहे हैं। ठीक है। तो अब इलेक्शन का मरहला है, जिन्होंने इलेक्शन कराने वो अब उनके इम्तिहान का टाइम है। ओके। उनको भी जो है अपनी खुश असलूबी से जो है वो भी वक्त से पहले सारों को सेटिस्फाई कर दें। तो अगर हम वक्त से पहले शॉर्ट टर्म में सबको सेटिस्फाई करते रहेंगे तो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर हो जाएंगे। मुज़म्मिल भाई बहुत शुक्रिया, टीम आवाज़ को आपने वक्त दिया। बहुत अहम मामलात हैं, 2 अहम पॉइंट जैसे मुज़म्मिल भाई ने कहा कि IMF का इकोनॉमिक मार्शल लॉ है। अब ये इकोनॉमिक मार्शल लॉ में 2 चीज़ें तो डाइजेस्ट हो गई, जिसमें IMF का ये प्लान मटेरियलाइज हुआ और फिर दूसरे डोनर या फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान आए और फिर हुकूमत वक्त ने जो है अपने जाने की डेट दे दी है। लेकिन अब तीसरे मरहले में कौन आएगा और कितने टाइम के लिए आएगा, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। तो पॉलिटिकल मामलात इस वक्त डिक्टेट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि पाकिस्तान के लिए सब कुछ लोग कर रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि पॉजिटिव हमें सोचना चाहिए। और जिस तरीके से अब चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, अगर ये इसी तरीके से रहा तो शायद कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएं। बट है ये मामला शॉर्ट टर्म ही वंस अगेन, जहां हम एम्फसाइज करते हैं कि हमें इस वक्त में या इस इम्तिहान में एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली IMF के प्लान के बाइस ये शॉर्ट टर्म ही है, लॉन्ग टर्म नहीं है। हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से ज़रीफ खान ज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।